खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। अलवर जेल में कैदी ने प्राइवेट पार्ट काट खुदकुशी का किया प्रयास। हत्या के मामले में बंद है राजगढ़ क्षेत्र निवासी कैदी। जल संकट से उपजा जन आक्रोश, नेताओं और अफसरों का चढ़ा रहा पारा। मंत्री को समस्या बताने गए युवक का मोबाइल छीनने की कोशिश को नेता प्रतिपक्ष ने बताया निंदनीय। वहीं विभागीय अधिकारी भी हुए संवेदनहीन। जलदाय मंत्री ने कहा कि 1.5 साल से सुधार रहे पिछली सरकार की गलतियां। अलवर दौरा कर ली समीक्षा बैठक। और सरकारी अध्यापिका के घर हुई करीब 20 लाख की चोरी, अलकापुरी में सामने आई घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर केंद्रीय कारागृह में हत्या के आरोप में बंद कैदी शाहरुख ने अपने प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से काटकर खुदकुशी का प्रयास किया। जेल प्रशासन ने तुरंत उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। उधर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि इस व्यक्ति ने अपने प्राइवेट पार्ट पर गहरा कट लगा दिया है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो गया। ऐसे में जयपुर में उसकी सर्जरी की जाएगी। वहीं जेल अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा के अनुसार यह कैदी राजगढ़ थाना क्षेत्र का निवासी है। वहीं वर्ष 2021 से हत्या और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों में जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि यह कैदी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और पूर्व में भी कई बार अन्य कैदियों पर हमला कर चुका है। ऐसे में उसे विशेष निगरानी में रखा गया था और अलग सेल में शिफ्ट कर दिया गया था। पेशेंट आया है सेंट्रल जेल से। रात वाले जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बताया कि वो साइकेट्रिक पेशेंट है। इसने अपने आप को खुद को ब्लेड से काटा है यहाँ पे लेफ्ट साइड के इन्वाइनल रीजन में, और काफी ज्यादा ब्लीडिंग है। हमने प्राथमिक तौर से मैनेज कर लिया, पेशेंट को अच्छे से मैनेज कर लिया है, ब्लेड वगैरह सब लगवा दिया है, पैकिंग कर दिया उसको। लेकिन लगता है ऐसा एग्जामिन करने से तो डीप कोई इंजरी हुई है इसको वेसल्स की। तो आगे SMS के लिए हमने CTVA सर्जन के लिए इसको रेफर कर रहे हैं हम, और यहाँ से हमारी गाड़ी जाएगी, हमारा स्टाफ साथ जाएगा। फिलहाल जेल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कैदी के पास ब्लेड कैसे पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां तेज गर्मी के मध्य जल संकट से परेशान लोगों का फूटता आक्रोश जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बेचैन कर रहा है। अलवर के मिनी सचिवालय में जल संकट को लेकर जलदाय मंत्री से मिलने पहुंचे एक युवक का मोबाइल छीनने की कोशिश पर नेता प्रतिपक्ष ने हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार दबाव की नीति अपना रही है। यह युवक लोकेश बैरवा अलवर मिनी सचिवालय पहुंचे जलदाय मंत्री से बात कर रहा था और अपनी समस्या का वीडियो बना रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद वन मंत्री संजय शर्मा ने युवक का मोबाइल छीनने की कोशिश की। वहीं जलदाय एक्शन संजय सिंह पर उसे धक्का मारने के आरोप हैं। वहीं जूली ने कहा कि यह घटना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े करती है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार आज कई पत्रकार सरकारी दबाव के चलते बड़े मीडिया हाउस छोड़कर YouTube और Facebook चैनलों के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन अब उन पर भी कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए, बच्चा मेरे से मिला है और गरीब परिवार से आता है, दलित वर्ग से ही आता है, और अखेपुरा में काफी समय से पिछले 8-10 वर्षों से पानी की भारी समस्या है। ये लोग एक बोरिंग वहां पे लगवाया भी था जब भंवर साहब ने, लेकिन अब उसका धीरे धीरे पानी कम हो गया। तो ये लोग आए, मंत्री जी से मिलने के लिए आए, और मैं समझता हूँ पूरी बात सुननी चाहिए और समाधान करना भी चाहिए। मंत्री जी ने तो विधानसभा में हमें कहा था कि जहाँ कोई समस्या हो आप बताइए, हम उनका समाधान करेंगे। यहाँ जो मामला आया है, मेरे को एक चीज बड़ी गंभीर और विचित्र सी भी लगी कि लोग सुबह से बैठे हैं, मंत्री जी उनसे मिले नहीं और सीधी मीटिंग करने चले गए। ये एक कायदा होता है, मैं भी मंत्री रहा हूँ, प्रभारी मंत्री भी रहा हूँ। हम जहां भी जाते हैं तो पहले एक बार जनता से मिलके उनकी जो एप्लीकेशन है, शिकायतें वो ले लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए समस्या का, और जब मीटिंग के अंदर उस बारे में हम अधिकारियों से पूछ भी सके और उसका समाधान भी हो जाता है। तो उनको नहीं सुनना, सुबह से बैठाए रखना, कार्रवाई नहीं करना गंभीर विषय है। कोई
वीडियो बना रहा था तो बच्चे से मोबाइल भी छीन लिया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी चीजें गलत है, मैं समझता हूँ। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और ये एक इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में इस प्रकार की बातें जो है ठीक नहीं। 6 साल ये रहेगी कि इनकी सरकार, वो इनका तय है क्या? भाई मोदी जी ने झूठ बोल दिया था पिछली बार, पूरी 5 साल उन्होंने निकाल दी। ये तो ईसरदार नवनेरा बांध दोनों हमने बना दिए, बांध का काम कंप्लीट हो चुका है, तो इनको सिर्फ पानी लेके आना, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अब 6 साल किसमें लगेंगे? डबल इंजन की सरकार है, हाई पावर सरकार है, इनको तो तुरंत 6 साल का काम तो 6 महीने में कर देना चाहिए। अब भी नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे? उधर इस घटना के दौरान एक्शन संजय सिंह के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। जलदाय कार्यालय पहुंचने वाले लोगों से अधिकारियों द्वारा रूखे बर्ताव और आश्वासन की गोली थमाना कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा गोपाल टॉकीज क्षेत्र के लोगों ने जल संकट की शिकायत तो दर्ज करवा दी, लेकिन उन्हें समाधान के लिए 1 माह का लंबा समय दिया गया। लोगों का आरोप है कि कंट्रोल रूम भी औपचारिकता के लिए बना हुआ है। कुल मिलाकर पानी के संकट से परेशान लोगों को लेकर संवेदनशीलता की जरूरत बनी हुई है। समस्या लेकर पहुंचने वाले लोगों से ऐसे बर्ताव के बजाय जगह जगह हो रही पानी की बर्बादी, सर्विस सेंटर्स पर अपव्यय और सप्लाई के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। ERCP यानी राम सेतु जल योजना के तहत अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के जिलों में अगली सरकार के समय ही पानी आ सकेगा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के अनुसार जिस काम की DPR हो गई उसे आने वाले 4 साल में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जिनके टेंडर होने हैं वह काम 5 से 6 साल में पूर्ण होंगे। गौरतलब है कि मौजूदा सरकार के 3.5 साल बचे हैं। ऐसे में पानी अगली सरकार के समय ही आ पाएगा। हालांकि मंत्री ने बाद में यह भी कह दिया कि ईसरदा बांध और बीसलपुर में पानी वर्तमान सरकार के समय आ जाएगा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा और अधिकारियों की मौजूदगी में पेयजल पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार आने के बाद ERCP योजना को लेकर MOU करने के साथ ही 12,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर दे दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार ने सही सुपरविजन नहीं किया, साथ ही ईस्टर्न कैनाल योजना को लेकर सुस्ती बरती। चौधरी ने कहा कि हम 1.5 साल से कांग्रेस राज की JJM योजना की गलती सुधारने में लगे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अलवर शहर की पानी की कुल मांग 94 MLD है। इसके मुकाबले 31 MLD पानी दिया जा रहा है। नए बोरवेल सहित आगामी समय में सिलिसेड योजना से शेष आपूर्ति हो सकेगी। भूजल विषय स्तर जो कैसे बढ़े, इसके लिए जहाँ जहाँ माननीय मंत्री मोदी ने जो सोर्स जगह बताए हैं, नटनी के बाड़ा के वहाँ पे भी, जैसे ERCP से जो बड़ा डैम बना रहे हैं, छोटे निकर्स भी बनाने के लिए हमने प्रपोजल मांगे हैं। जहाँ जहाँ भी पानी को हम रोक सकते हैं उसके लिए जो भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों में देंगे उनकी सैंक्शन जल्दी दें। अलवर में लगातार बोरिंग हुई, उसके बावजूद जो समय का निर्धारण है कि 2 दिन में पानी आता था, 3 दिन में पानी आता था, यथास्थिति बनी हुई। अलवर के अंदर पिछले बजट के अंदर हमने 25 बोरिंग की दी थी, उनके हमने टेंडर कर दिए हैं, उसके सैंक्शन भी हमने दे दिए। बहुत जल्दी वो बोरिंग हो जाएंगे। टोटल अलवर शहर की डिमांड है 94 MLD। अभी हम दे रहे हैं अलवर के अंदर 21 MLD। हमने लगभग 9 MLD पानी अभी हमारे जो कंटिजेंसी में जो सैंक्शन दी थी, माननीय मंत्री महोदय ने हमें जो जो गए थे वो सैंक्शन दी थी, उनसे हमारा लगभग 9 MLD और बढ़ गया। अभी हम 40 MLD दे रहे हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे जितने भी जो सैंक्शन जो बोरिंग की है, लगभग 50 बोरिंग, आप कौन सा उसमें था, 71 बोरिंग, उनकी भी बहुत जल्दी हम ड्रिलिंग कर देंगे। ड्रिलिंग करने के बाद में लगभग यहाँ पे हमें 60 MLD पानी मिल जाएगा। फिर भी हमारा 30 MLD पानी रिक्वायरमेंट के आधार पे हमारा कम पड़ेगा। उसके लिए आने वाले टाइम के अंदर हम जो ERCP से यहाँ पे बड़ा रिजर्वायर कर रहे हैं, सिली सेट के में जो हम बनाएंगे उसके हम उसकी पूर्ति हो पाएगी। सबसे पहले तो पानी के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पानी के बिल 80% घरों में नहीं है। पानी का एवरेज बिल आ रहा है। पानी पिछले 10 वर्षों से पानी के बिल बढ़ाए नहीं है। पानी अगर हम दूसरे स्टेट की एवरेज देखें तो सबसे कम पानी का पैसा राजस्थान में लिया जाता है, और उसमें भी आधे से ज़्यादा पैसा जब मैंने देखा इस विभाग की जिम्मेदारी ली है तो लगभग 60% बिलों का पैसा पिछले 8 साल से लेके 5 साल से लेके कहीं राजस्थान में मिल ही नहीं रहा। और अगर पानी के एवरेज रेट देखें तो राजस्थान की पूरे भारत में सबसे कम है, जबकि यहाँ
पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। पानी का वैल्यू यहाँ सबसे ज़्यादा है, जबकि यहाँ रेट ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि सबसे सस्ता यहाँ पे। अगर कोई किसी को टैंकर डलाते हैं 1000 रुपये में वहाँ से आता है, यहाँ पे केवल 100 रुपये एवरेज प्रति महीने देखे तो 100 रुपये से ज़्यादा का पानी मतलब नहीं ये पानी दे रहे हैं ना। पानी तो जितना हमारे पास पानी उपलब्ध है उसका दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा। उसके लिए हमने दोबारा देख के हमारे अधिकारी को पाबंद किया है कि उसका प्रॉपर सब जगह पे बराबर बराबर पानी जाना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट प्रति व्यक्ति चाहिए सब जगह जाना चाहिए। उसके लिए ये जेजेएम में तो सरकार को लगता है कि नुकसान ज्यादा हो रहा है, नेगेटिविटी ज्यादा होगी हर जगह। जनप्रतिनिधियों अधिकारियों सब दुखी हैं। गाँव में आप जाओ, सड़कें खुदी पड़ी हैं, सब खराब हो गया, पानी भी नहीं आया। देखो जेजेएम के अंदर जेजेएम एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी पूरे भारत के लिए। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को एक बहुत गरीबों के तक गांवों तक पानी पहुंचाने का एक सपना देखा था, और उन्होंने इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रयोजन पूरे भारत में किया था। और राजस्थान के लिए इससे बड़ा वरदान नहीं था। बाकी दुर्भाग्य से सरकार चेंज होने के बाद के अंदर पिछली सरकार ने सही ढंग से इसका सुपरविजन नहीं कर पाया। मार्च 2024 से पहले इसको काम को पूरा करना था। बाकी जगह अदर स्टेट के अंदर ये काम 90% काम पूरा हो गया था। वहाँ पे काम की क्वालिटी भी अच्छी हुई, सब जगह प्रॉपर पानी चल रहा था। जबकि राजस्थान के अंदर सबसे पहले काम करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था बगैर सोर्स के देखे हुए। पिछली सरकार ने जेजेएम की योजना यहाँ पे बना ली, जबकि वो पैसा जो इन्होंने 5 साल में जो खर्च किया, अगर ये पैसा सोर्स डेवलप करने में खर्च करते, वहां से पानी लाने में खर्च करने के बाद में फिर घर घर कनेक्शन जोड़ते, तो कम से कम ये योजना सफल होती। इन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ नीचे ट्यूबवेल में पानी है नहीं है, फ्यूचर के अंदर ये वाइबल होगा नहीं होगा। इन्होंने हर घर में टंकियां बना दी। दोषी है ना, उसकी जांच हो रही है। दोषी है, मैं तो सबसे बड़ी तो धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने केवल 30% ही काम कर पाए। अगर जेजेएम में अगर वो 70% काम और कर देते, 100% काम कर देते, तो राजस्थान बर्बाद हो जाता। तो कम से कम बचे हुए काम जो 30% उसको सुधारने में हमें बहुत तकलीफ आ रही है। 1.5 साल से जब से हमारी सरकार बनी, हम केवल उसी में लगे किस तरह से इन सोर्स को वापस डेवलप करें, किस तरह से स्कीम को चालू करें, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, कहाँ लाइन डाली नहीं डाली, जहाँ जहाँ भी जांचें करें तो वहाँ बहुत बड़ी पैसे का दुरुपयोग ज्यादा है कि घोटाला बड़ा हुआ है? दुरुपयोग भी ज्यादा हुआ है, घोटाला भी हुआ है, और सुपरविजन नहीं कर पाए। कई अधिकारियों को रोजीना कहीं ना कहीं जब जांच करते हैं तो रिजल्ट आता है कि साहब इतने किलोमीटर की लाइन डली ही नहीं है, इसका पेमेंट कर दिया। और वो अधिकारियों को भी हम सस्पेंड कर रहे हैं, टर्मिनेट करें, विभाग ही खाली होने की पोजीशन में आ गया। अब अवैध कनेक्शन के लिए हमने अभियान चलाया है। पिछले अगर इन 6 महीनों में देखोगे तो राजस्थान के अंदर पिछले 6 साल में जितने हमने FIR दर्ज नहीं कराए, उतने मुकदमे हमने दर्ज कराए हैं। अवैध कनेक्शन जितने नहीं करे, उससे 10 गुना हमने अवैध कनेक्शन हमने काटे हैं। हमारे विभाग के अधिकारी रेगुलर अवैध कनेक्शन पे कार्रवाई करते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी संज्ञान में आता है उसके ऊपर करते हैं, जिससे पानी सबको प्रॉपर मिल सके। उधर मीटिंग में जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। अलवर शहर में लगातार चोरियां सामने आ रही हैं। अलकापुरी के मकान नंबर 90 में एक महिला टीचर के बंद मकान में चोरों ने करीब 20 लाख की चोरी को अंजाम दिया। पीड़िता अंजू ने बताया कि वह जोधपुर में 3rd ग्रेड टीचर के पद पर कार्यरत है और कभी कभार ही अलवर स्थित अपने घर आती हैं। 2 मई को शिक्षिका के बच्चे जब अलवर आए तो उन्होंने देखा कि घर के ताले टूटे हुए हैं और सामान बिखरा पड़ा है। इसके बाद अरावली विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिक्षिका के अनुसार चोर घर से काफी जेवरों सहित करीब 7,000 रुपए नगद चुरा ले गए। कुल मिलाकर लगभग 20 लाख रुपए की चोरी हुई है। वहीं अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। मैं अलवर की निवासी अलकापुरी में रहती हूँ। जब 1 तारीख को मेरे बच्चे जोधपुर से चले थे, सुबह 3 बजे यहाँ पर पहुँचे घर पे, तब उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है कमरे का, और अंदर घुसे तो सारा बेड का सामान, अलमारी के लॉकर, सूटकेस सब टूटा हुआ पड़ा है और सारा सामान फैला पड़ा है। और बेड के अंदर मेरे एक सेफ जगह बना रखी थी, उसके अंदर मेरे सारा सामान करीब 20 लाख के करीब गोल्ड और सिल्वर दोनों रखे हुए थे। 1 किलो चांदी थी और 18-19 के करीब गोल्ड था, वो सारा गायब था। और 6-7 हज़ार रुपये उसमें कैश रखे थे, वो भी नहीं है। ये जब बच्चों ने ये चीज़ें देखी तो तुरंत मुझे कॉल किया।
विजय मंदिर थाना क्षेत्र अंतर्गत बालाडहरा के समीप स्थित बंजारा बस्ती में शनिवार शाम तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। इससे यहां रहने वाले भंवर बंजारे के घर में आग लग गई और सामान एवं नकदी आदि जलकर खाक हो गए। घटना के समय घर में मौजूद दंपति को आकाशीय करंट का झटका लगा, जिससे वे कुछ देर के लिए अचेत हो गए। वहीं घर के बिजली उपकरण जल गए और दीवारों में दरारें आ गई। हादसे के बाद परिवार सड़क पर आ गया है। घटना की सूचना मिलते ही विजय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उधर क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को राहत और मुआवजा देने की मांग की है। हम तो सब बच्चे लेके बैठा साई एकदम बरसात गाजी, हम तो पता रहा बरसात आएगी, एकदम साया हम तो सब सारा आंधा हो गया, मकान गिर गया, पता ही ना पड़ा बच्चा को बचाओ काम बचाओ, इतने आग लग गई। अब बच्चा को संभा के गया, इतने तो 3-4 घर में आग लग गई। रियो या जो टूट गया साहब सारे काय खराब एकदम ऊपर से बिजली आके पड़ी, हम पता ही नहीं बच क्या हुआ बाद में। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान सारी बढ़ जाए, कपड़ा कुछ गाड़ी का आधार कार्ड गहना घाटा और पैसा सब सारे खत्म हो गया उसमें। कोई जनहानि थोड़ी हुई है? नहीं। कितने मकानों पे गिरी है? मकानों में भाई 2 मकानों में गिरी। जीवन में हंसी का महत्व छिपा नहीं है, वहीं हास्य को योग के रूप में अपनाकर इससे जीवन के तनावों को दूर करने की पद्धति भी अपनाई गई। साथ ही विश्व हास्य दिवस का पहला उत्सव 1998 में मुंबई में हास्य योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया ने किया था। मई के पहले रविवार को हास्य दिवस पर अलवर के कंपनी बाग में लाफ्टर योग का कार्यक्रम हुआ। यह आयोजन RDNC मित्तल फाउंडेशन, कंपनी बाग विकास समिति, भारतीय योग संस्थान, पतंजलि परिवार और लाफ्टर क्लब अलवर आदि ने आयोजित किया। साथ ही सर्व हितकारी योग संस्थान, लायंस क्लब अलवर एवं मत्स्य भारत विकास परिषद और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शामिल थे। मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी एवं लाफ्टर क्लब के संस्थापक डॉक्टर SC मित्तल ने आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अलवर में इसकी शुरुआत 4 मई 2015 को की गई थी। वहीं अनेक बीमारियों और तनाव मुक्ति का एकमात्र इलाज हास्य योग है। आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है, विश्व हास्य दिवस है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और आज हमारे लाफ्टर क्लब अलवर को भी 10 साल हुए हैं, तो उसी उपलक्ष्य में आज हम कंपनी बाग में विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर के, खासतौर से भारतीय योग संस्थान, कंपनी बाग विकास समिति, पतंजलि और रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सब के साथ मिलकर के हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं। क्या मिलता है इससे? लाफ्टर से तो बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, इससे मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप से हमारी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। बीमारियों में तो बहुत ज्यादा इसका हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, डायबिटीज वाले हैं, या अपने जो डिप्रेशन वाले पेशेंट हैं, या जो इस तरह के जो बीमार रहते हैं, उनकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। इसके हार्मोन्स हमारे हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, तो हमेशा यदि प्रसन्न रहते हैं तो आपका काम भी बहुत अच्छा रहता है। आपको विश्व शांति के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि हम सब लोग मिलकर लाफ्टर करते हैं तो यूनिटी आती है, पूरे समाज में यूनिटी आती है, हम सब साथ लोग मिलकर हंस रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक तरह से थेरेपी है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान कई स्थानों के लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाए कि अतिक्रमण के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले व्यक्ति को ही अतिक्रमी बना दिया गया। वहीं अलवर में नीट छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। वहीं राज्य में बढ़ते अपराध और अव्यवस्था पर टीकाराम जूली का कहना था कि सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। साथ ही पानी के मुद्दे पर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। देखिए, अलवर की जो पुलिस है वो अभी पता नहीं किस में लगी हुई है। अलग अलग प्रकार के माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, अवैध खनन माफिया, इस टाइप के उसमें लगे हुए हैं। और पूरे प्रदेश की हालत ये हो चुकी है कि रोजाना रेप हो रहे हैं। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ इन मुद्दों को दबाने में लगा हुआ है। हमने इस बात को, मैंने कुछ अधिकारियों से पहले भी मैंने बात की थी, विधानसभा में भी मैंने तो बड़े इसको पुरजोर तरीके से इस बातों को उठाया था। और आज जो स्थिति है, ये लग रहा है कि जैसे सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है। कानून व्यवस्था तो जीरो हो चुकी है, सरकार नहीं, ऐसा लगता है जैसे सर्कस चल रहा है। और वही 40 दिन से लापता युवक की बरामदगी को लेकर परिजनों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से गुहार लगाई है। साथ ही आरोप लगाया कि भरतपुर पुलिस सुस्त बनी हुई है। पीड़ित के परिजन विजेंद्र सिंह आजाद ने बताया कि युवक प्रहलाद कोर्ट में अपने काम के लिए गया था, वहां से उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया।
वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने भरतपुर रेंज आईजी से बात कर मामले का जांच अधिकारी बदलने के लिए कहा है। हम भरतपुर वैर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। आज हमारे प्रतिपक्ष नेता राजस्थान टीकाराम जूली से मिलने आए हैं और बड़ी दुखद घटना को लेकर आए हैं। और हकीकत बात यह है कि 40 दिन से प्रहलाद बैरवा जो विधानसभा नरेरपुर हरियर नंगला का निवासी था, 40 दिन से गायब था। वहां की भरतपुर पुलिस बिल्कुल कार्रवाई नहीं करना चाहती और अपहरण को और गुमशुदगी में बदलना चाहती है। वहां का आरपीएस अधिकारी है धर्मेंद्र, वो बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा। वो बार बार इनको डरा धमका कर भगा देता है, जबकि ये लोग आज दर दर प्रहलाद के लिए भटक रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं। 40 दिन से इन पूरे गांव का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। आज हमने जो हमारी विनती यहाँ लगाई है, हमारी अर्जी लगाई है, टीकाराम जी प्रतिपक्ष नेता हैं राजस्थान के। हमारी आवाज भरतपुर में पक्ष सुन नहीं रहा, विपक्ष हमारी आवाज उठाएगा नहीं, तो ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे। एक प्रकरण और है बीडीए के नाम पर। हमने भरतपुर में सीएम से मिलने की कोशिश की, गृह राज्य मंत्री से कोशिश की। हम ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां इनके हम दुखड़े के लिए अपन नहीं गए हों, न्याय के लिए नहीं गए हों। हम सब जगह जाके आए हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अब जो अब प्रेमचंद बैरवा जी जो डिप्टी सीएम राजस्थान है, उनके पास भी जाके गए, कोई आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारी लास्ट और उम्मीद प्रतिपक्ष नेता राजस्थान माननीय टीकाराम जी से है। हमें ये आशा और उम्मीद है कि प्रहलाद बैरवा हमें मिलेगा और भरतपुर में जो बीडीए के नाम पर वो आवासीय कॉलोनियों को हटाने का काम कर रहे हैं, उस पर जिला कलेक्टर महोदय इनके आदेशानुसार रोक भी लगाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी ये आवाज विधानसभा में टीकाराम जूली साहब प्रतिपक्ष नेता इसको बड़े लेवल पर उठाएं और हम लोगों को न्याय मिले। अलवर जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी के अनेक व्यापारी ट्रैक्टरों का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में ट्रैक्टरों में क्षमता से अधिक लोडिंग की जाती है। किसानों द्वारा बेची गई फसल की सैकड़ों बोरियों को लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। वहीं ट्रक चालक पप्पू खान के अनुसार ट्रक के परिचालन में ओवरलोड और अंडरलोड की सीमा निर्धारित की गई है, जबकि ट्रैक्टर में किसी प्रकार की ओवरलोडिंग की सीमा निर्धारित नहीं है। ट्रॉलियों के माध्यम से कई बार तो 20 से 30 टन बोरियों को लादकर लोडिंग की जाती है। इससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा कमर्शियल उपयोग में लिए जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है। व्यापारी मंडी में सरसों, चना और गेहूं आदि फसल खरीदते हैं और अपने इन ट्रैक्टरों के माध्यम से गोदाम एवं फैक्ट्री सहित तेल मिलों में पहुंचाते हैं, जबकि इस कार्य के लिए ट्रक और मिनी ट्रकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि के साथ ही दुर्घटनाओं पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। सर, व्यापारियों द्वारा जो ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कॉमर्शियल कार्य के लिए किया जाता है, विशेषकर जो गेहूं, सरसों, चना या अन्य जो फसल है उसमें गोदाम तक ट्रैक्टर में भर भर के शहरों में जो परिवहन होता है या रेलवे स्टेशन से जो माल आता है, कट्टे और जो भी तमाम गेहूं, तो उसका भी परिवहन ट्रैक्टरों में ओवरलोड के रूप में किया जाता है। क्या कहना चाहिए? ये गलत है। और जबकि ट्रक वाले सरकार को 1.5 लाख रुपए महीना साल का देता है, टैक्स का भी देता है, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस का देता है। अब हमारा ट्रक अलवर से खैरतल जाता है तो 800 रुपये का टोल देता है। उधर राजगढ़ जाएगा तो 800 रुपये का टोल देता है। इधर बड़ौदा में जाएगा तो 800 का टोल देता है ट्रक वाला, जबकि ट्रैक्टर वालों का कोई टैक्स नहीं कटता। न इनके पास फिटनेस है, न कोई परमिट है, न टोल टैक्स देते हैं। और 25 टन, 26 टन, 30 टन ओवरलोड लेके चलते हैं सारे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए पड़े। RSWC गोडाउन के अंदर आप मैनेजर से वहाँ से उपलब्ध कर सकते हो। तो इस संदर्भ में ये कि इनको बंद किया जाए और ये ट्रक वालों को थोड़ा राहत मिले। भाई ट्रक वाला इतना करना है कि RTO को लापरवाही चल रही है, परिवहन विभाग बिल्कुल लापरवाह होकर रोड पर इनको चलवा रहे हैं। तो आपका कहना है कि जो कॉमर्शियल उपयोग में जो व्हीकल ट्रैक्टर के आ रहे हैं, ट्रैक्टर जिनका कॉमर्शियल बड़ी बड़ी ट्रॉली और जो ओवरलोड चलते हैं और जिसमें लोडिंग का काम होता है, जिसमें सरसों, चना, गेहूँ जो भी तमाम फसलें मंडियों में, तो उन पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल लगाई जाए। इस गलत है। कॉमर्शियल व्हीकल इस चीज़ के लिए, लोडिंग के लिए है ही नहीं, तो इसको गलत चल रहा है। परिवहन विभाग ने अपनी आंखें मूंदी हुई हैं। तो आपका कहना है किसान को छूट होनी चाहिए, व्यापारियों को ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उनको छूट नहीं होनी चाहिए, और छूट देते हैं तो उन पर टैक्स वसूल किया जाए। बिल्कुल किया जाए। RSWC हमारा राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग का गोडाउन है, जिसमें आप वेयर हाउस मैनेजर से वहाँ से आप ले सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं
पहले ट्रैक्टर एफसीआई में चलते थे, एफसीआई ने बंद कर दिया, आरएसडब्ल्यूसी ने बंद कर दिया, बाकी सरकारी संस्थाओं सब जगह इनको पाबंद किया हुआ है। लेकिन यहाँ रोड पे जो चल रहे हैं परिवहन विभाग की लापरवाही है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला करके ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर योजनाएं बनाई जाएंगी। वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की इच्छा से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। वहीं राहुल गांधी भी जातीय जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे थे, इसलिए अब उन्हें प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जातीय जनगणना करने का ऐलान किया है, तो काफ़ी संघर्ष के बाद हालांकि ये घोषणा हुई है। 2 साल तक कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन इस पर संघर्ष करता रहा। अब देर से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री ने घोषणा किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहूँ पत्रकार महोदय, आप जो शब्द का देर से, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी बहुत अच्छे विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो देश हित की बात करते हैं। राहुल जी को धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को जाके कि आपने ये जनगणना की जो बात करी है। राहुल जी कई सालों से ये कहते आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी के मन में था कि देश के जातीय जनगणना होगी, लेकिन सही समय पर होगी। अब सही समय देश का है, चारों तरफ से देश में खुशहाली है, पूरा देश अग्रिम पंक्ति में आ रहा है और विश्व का सर्वोच्च राष्ट्र भारत सर्वोच्च शिखर पहुंचने की उस पर है। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी का मन बना कि अब एक राष्ट्र के नाम राष्ट्रीय उस पैनल पर जातीय जनगणना की जाए। तो जातीय जनगणना से ये सिद्ध हो जाएगा कौन व्यक्ति किस जाति का है। मैं बताना चाहूँगा, पहले तो गोत्र जनगणना भी हुई थी। उस फॉर्म में जाति, गोत्र और निवासी सब चीज़ों का जो 20 कॉलम का फॉर्म आएगा, उसमें सब चीज़ों को बताया जाएगा कौन सी जाति है, कौन से गोत्र के और कहाँ के निवासी है। तो इससे अच्छा है कि देश में सबको पता लगेगा कि इस जाति के इतने लोग निवास करते हैं, इस जाति के इतने लोग निवास करते हैं। तो अच्छी बात है। तो जातीय जनगणना के बाद आपको लगता है कि एक तो परिसीमन में लाभ मिलेगा, दूसरा जो सरकारी योजनाएं बनती हैं विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए और विशेषकर आरक्षण की व्यवस्था के लिए, तो उसको उसमें आंकड़ों का फायदा मिलेगा? देखिए, कई साल पहले जो जातीय जनगणना हुई थी उसके आधार पर देखिए अब बढ़ोतरी तो हुई है, सब जानते हैं। कहाँ देश 150 करोड़ की सीमा के पास पहुँच रहा है। तो इस तरह जातीय समीकरण के आधार पर जब जनगणना हो जाएगी जाति की, तो उनको ये हमारे पास ये आंकड़े आ जाएंगे कि निम्न जाति कितने व्यक्ति है। तो उस जाति के हिसाब से जो राष्ट्रीय योजनाएं आएंगी, जो राष्ट्रीय योजना के माध्यम से उनको किस तरह से लाभ दिया जाएगा, ऐसे में बहुत फायदा होगा। और रही चुनाव की बात आप कर रहे हैं, देखिए चुनाव सदा से देख रहे हैं हम, जब से चला है जातीय जनगणना की तो बात छोड़िए, चुनाव जाति आधार पर भी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब की बार ऐसा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास। जातीय जनगणना जरूर हो रही है, लेकिन जाति आधार पर चुनाव ना हो, सब एक साथ मिलकर बात करें, ऐसी उनकी विचारधारा है। सर, इसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि राहुल गांधी के संघर्ष को भी बुलाया तो नहीं जा सकता। लोकसभा में 2 साल उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जरूर विपक्ष के हैं, विपक्ष के आदमी बात उठानी चाहिए। अच्छी बात है, सम्मानजनक बात उठा रहे हैं और इसे बात रखी। लेकिन मोदी जी का मन में बहुत पहले से विजन था कि मैं जब भारत का प्रधानमंत्री रहेंगे तो जातीय जनगणना के आधार पर जनगणना की जाएगी। मोदी जी सबकी बात रखते हैं, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो। राहुल जी में जरूर बचपना हो सकता है, लेकिन मोदी जी परिपक्वपूर्ण व्यक्ति और देश के अच्छे प्रधानमंत्री की गिनती में, उन्होंने उनकी बात को तहमीज़ दी और ये जो उनका विचारधारा थी उसके आधार माना। और आज जातीय जनगणना जो की जा रही है, इस सब का मन था, भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा थी, भारतीय जनता पार्टी का भी मन था, हमारा संघ परिवार का भी मन था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और वहीं भाजपा ने अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले पर जूता मारने की घटना को अपमानजनक बताया है। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमा और चित्रों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। साथ ही देश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अजमेर में उनके जो फोटो तस्वीर के खिलाफ जिस तरह से जूते मारे हैं और बीजेपी के लोगों में, देश की जनता में भारी आक्रोश है, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस कार्यकर्ता ने ये काम किया है वो बहुत घिनौना काम किया है। कोई भी नागरिक हो देश का, इस तरह के माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ उसके तस्वीर पर जूता मारना ये कानून के खिलाफ है। जो हमारे यहाँ FIR दर्ज कराई है तो वो बिल्कुल सही कराई है। इसको अरेस्ट कर ऐसे आदमी को सज़ा देनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान प्रधानमंत्री के सर पर या उसकी तस्वीर पर जूते मारने का काम करे तो उसको दोबारा से ऐसा नहीं हो।
पुनरावृत्ति नहीं हो, इस घटनाक्रम के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं और इसके खिलाफ एफआई भी दर्ज कराई है। तो जो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या बड़े पदों पर जो आसीन नेता जनप्रतिनिधि बैठे हैं, तो उनका सार्वजनिक रूप से इस तरह से अपमान आपको लगता है कि अनुचित है, नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल अनुचित है। देखो, विरोध करना हो, कोई सार्वजनिक रैली हो, विरोध करना, विरोध करो, वो बात अलग है, लेकिन तुम सरेआम तस्वीर पे जूता मार रहे हैं आप। तो ये देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े अच्छे पदों पर विराजमान लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उन पे आप जूता मार के क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? क्या तो वो व्यक्ति मानसिक ग्रस्त है, या वो कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति है, वो देश हित की बात नहीं कर रहा, देश का नागरिक नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। वो बिल्कुल कांग्रेस विचारधारा का आदमी, और ऐसा आदमी को अरेस्ट करके तुरंत सजा देनी चाहिए। ऐसा सही रहेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की पुनरावृत्ति ना कर सके। सर, इस तरह की जो मानसिकता है, ये सही परंपरा नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है। आपको लगता है कि ये परंपरा नहीं होनी चाहिए देश में? देश में काफ़ी सभ्य और संस्कृति वाला प्रदेश है भारत, तो इस तरह की जो सोच है वो नकारात्मक सोच है, और देश में ऐसा नहीं माहौल नहीं बनना चाहिए। देखिए, अपन सनातन धर्मवासी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, और अपने हिंदू धर्म में और भारतीय संस्कृति में सभ्यता और परिवार और बड़े बूढ़ों की इज्जत करना, बड़ों का सम्मान करना, इस तरह का हमें सिखाया गया है। लेकिन ये जो व्यक्ति जूता मार रहा है, मुझे लग रहा है कि ये, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये कहीं सिखाया हुआ होगा, या कांग्रेस विचारधारा का व्यक्ति है जिसने ये घटनाक्रम किए, उसके खिलाफ एफआईआर, उसको अरेस्ट किया जाएगा, सजा मिलेगी, ये मैं आपसे तय करना चाहता हूँ। अलवर शहर के सोनावा डूंगरी में एक घर से मोबाइल और नकदी पार हो गई। पीड़ित सुभान ने बताया कि वह मजदूरी का कार्य करता है। उनके घर में 3 मोबाइल रखे हुए थे। गत रात्रि अज्ञात चोर घर में घुसा और मोबाइलों सहित 5000 रुपए चोरी करके फरार हो गया। अरावली विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मैं सोनावा डूंगरी इसकी मार्ट का हूँ। क्या घटना हुई है? ये हमारे 3 तो मोबाइल चोरी हुए थे और हमारे 5000 रुपए पर्स में से चोरी हो गए। आप क्या कर रहे थे? हम सो रहे थे, हमको तो कोई होश ही नहीं था, हम सोए पड़े थे। कितने बजे घटना मानते हैं? ये 3 और 4 के बीच में घटना थी। 3-4 सीसीटीवी देखा? नहीं, सीसीटीवी कैमरे में कोई भी नहीं था। कौन कौन सी कंपनी मोबाइल थे? ये मोबाइल था। ये तो अभी हमारा किस्त भी फाइनल नहीं हुई थी इसकी, तो इसकी कोई किस्त फाइनल नहीं हुई, अभी बकाई थी इसकी किस्त। कैसे मतलब और 2 फोन पुराने थे, उनकी किस्त भी सब फाइनल थी, वो भी चोरी हो गई। नौगावा थाना अंतर्गत ग्राम हाजीपुर में 30 वर्षीय युवक टायर फटने की वजह से घायल हो गया। उसे अलवर के जिला अस्पताल लाया गया है। घायल युवक रामबाबू ने बताया कि रविवार सुबह करीब 10 बजे वह अपने टेम्पो के टायर में हवा भर रहा था। इसी दौरान यह घटना हो गई। टायर फट गया था थोड़ा। कैसे? अच्छा, आप क्या कर रहे थे उस समय? हवा भर रहे थे। कितना बजे घटना, कैसे क्या हुआ? 10-11 बजे। अच्छा, कहाँ की घटना ये? नौगावा कौन सी गाँव की? हाजीपुर में। आप निवासी कहाँ के हो? हाजीपुर। क्या काम करते हो आप? टेम्पो चलाता हूँ। प्रधानमंत्री के फिट इंडिया अभियान के तहत रविवार सुबह भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से फिट इंडिया साइकिल ड्राइव दौड़ आयोजित की गई। इसमें शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों सहित विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू हुई दौड़ को समग्र शिक्षा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोज कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान यशवंत स्कूल प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी, बास्केटबॉल कोच पन्नालाल सैनी और पार्षद अजय पूनिया आदि मौजूद रहे। उधर मनोज कुमार शर्मा सहित भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी शिव कुमार सैनी ने आयोजन की जानकारी दी। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत साइकिल ऑन संडे, जो साई के सहयोग से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलवाया जा रहा है, उसमें आज 4 मई को शिक्षा विभाग की जो टीम है उनके द्वारा आज साइकिल रैली निकाली जा रही है और शिक्षा विभाग के हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट, हमारे अन्य स्टाफ वो इस रैली में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। और इसके आयोजन के लिए और मुहिम को जारी रखने के लिए संडे ऑन साइकिल अंडर फिट इंडिया अभियान के तहत आज हमारा कैसे पार्टनर है, आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और अध्यापकगण, तो लगभग 20 अध्यापक इसमें आ पाए। हमने सबको इन्फॉर्म किया था, डीओ को लेटर दिया था, तो डीओ साहब खुद तो आए, लेकिन टीचर लोगों की थोड़ा चिंता कम रही, इसमें हमारे दूसरे बच्चों ने और खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो आज का हमारा कैंपेन यही था कि अध्यापकों के साथ आज के स्पेशल पार्टनर हमारे यही अध्यापक हैं और आपके सामने है। अभी आज का कैंपेन पूरा हुआ, अभी बच्चों को
टी शर्ट कैप और रिफ्रेशमेंट देकर उनको विदा करेंगे। उद्देश्य फिट इंडिया ये प्रधानमंत्री ने कैंपेन चलाया हुआ है, उन्होंने हर एक वर्ग हर एक डिपार्टमेंट को दिया है। जैसे इस बार हमें पिछली बार पत्रकार लोग थे जो जर्नलिस्ट के साथ किया था, इस बार हम ये टीचर के साथ हैं, अगली बार वकील लोगों के साथ है। तो सभी डिपार्टमेंट को हर बार मतलब उसको अलग में कि उनको अवेयर करना है कि आप एटलीस्ट साइकिल चलाइए, आधा घंटा आप साइकिल एक ऐसी चीज है सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो साइकिल के थ्रू एक अच्छी फिटनेस आती है, सभी लोग फिट रहते हैं। तो ये एक मकसद है प्रधानमंत्री जी का और पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है। लगभग 5000 से ज्यादा इसमें स्थानों पर अभी तक हो चुका है। जिला सैनी समाज की ओर से रविवार को मनु मार्ग स्थित कैपिटल गैलेरिया में महापुरुषों के नाम कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान राजगढ़ से आए सैनी समाज के प्रतिनिधियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित फिल्म को देखा। समाज के विधि सलाहकार जितेंद्र सैनी ने बताया कि फिल्म में महापुरुष ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले द्वारा किए गए नारी शिक्षा एवं समाज सुधार के कार्यों को दर्शाया गया है। आज राजगढ़ सैनी समाज की ओर से पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर आज फुले फिल्म जो यहाँ गोल्ड सिनेमा में लगी है उसको देखने के लिए पूरा समाज राजगढ़ से आया है। और यह फिल्म हमारे समाज सेवी और भामाशाह और महात्मा जी महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले पर आधारित है, उनकी जीवनी से संबंधित है। उन्होंने जो जीवन में जो संघर्ष किए उनके ऊपर आधारित फिल्म है, उसको हम देखने के लिए सब लोग आए हैं। अलवर के वार्ड 21 स्थित अखेपुरा मोहल्ले में 3 दिन से बिजली गुल है। लोगों के अनुसार यहां पानी की बोरिंग लगने की वजह से लाइट नहीं आ रही। विद्यार्थी देवांशी और कपीश ने बताया कि परीक्षा के दिनों में बिजली नहीं आने से भारी परेशानी हो रही है। उधर नागरिकों के अनुसार बोरिंग के कार्य के दौरान 350 फुट खुदाई के बाद भी पानी नहीं निकल रहा। इसके अलावा पूरे मोहल्ले में 3 दिन से लाइट नहीं है। तो संभावना तो है, पहले से लग रहा है, काफ़ी टाइम से पब्लिक परेशान है, 3-4 साल से परेशान है। कभी टैंकर आते थे, कभी नहीं आते थे, टैंकरों की सुविधा। क्या लग रहा है आपको पानी? अभी कोशिश तो है, प्रयास जारी है। लगभग 350 फीट हो चुका है। अभी तक नहीं, अभी तक पानी नहीं है। बाकी प्रयास काम जारी है अभी आगे। तो लाइट भी बंद पड़ी हुई थी? हाँ, लाइट पूरे मोहल्ले की लाइट क्लोज है, खंभे पे से लाइट हटी पड़ी है। बाकी परेशानी तो सारी हो ही रही है। 300-325 करीब फुट हो गई है और 3 दिन से लाइट का तो बेहाल हो रहा है। ये लोगों के घर में पानी भी नहीं है और निकाल नहीं है। पानी लाने के लिए भी कहीं से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ये देखो जब हो जाए, जब परेशानी भी हम झेल रहे हैं अगर बोरिंग सक्सेस हो जाती है। तो क्या लग रहा है आपको? अभी देखो साहब, ये तो इन्हीं के ऊपर है। ये बताते तो है नहीं, कुछ क्लियर तो बताते नहीं है जो हम आपको बताएं। हमारे यहाँ पे बोरिंग और इस वजह से कनेक्शन भी गया हुआ है लाइट का। इस वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं और परेशानी भी बहुत हो रही है। पढ़ाई भी हम नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से और बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही हैं। पेपर कब से चालू है? पेपर तो हमारे कल ही है, लेकिन फिर भी 3 दिन से लाइट नहीं आ रही, बहुत परेशान है। तो 3 दिन से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है? 3 दिन से कुछ भी नहीं हो पा रहा, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही और खुद का ध्यान भी नहीं रख पा रही इसके बारे में। बिल्कुल अंधेरे में रह रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, बहुत परेशानी आ रही है। पढ़ाई हम जैसे फ़ोन में से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं पर चार्जिंग नहीं है, किसी और के घर से चार्ज करके लेके आ रहे हैं फ़ोन। कब से नहीं आ रही लाइट? लाइट 3 दिन से नहीं आ रही है लाइट। तो क्या कह रहे हैं लोग? लोग कह रहे हैं कि अभी बोरिंग लग रही है, इसके हमारे लाइट कटी हुई है सबकी। और वहीं अलवर के मालाखेड़ा बाजार में अशोका टॉकीज के पास करीब 1 महीने से पानी की बोरिंग हो रही है। इस कार्य के कारण आए दिन मालाखेड़ा बाजार में जाम लग रहा है। इससे आसपास के लोग और दुकानदार परेशान हैं। उन्होंने बताया कि बोरिंग कार्य के दौरान भारी गंदगी हो रही है, इससे आना जाना भी मुश्किल हो गया है। सर, मेरे को तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा प्रशासन क्या कर रहा है। करीब 1 महीने से ऊपर हो गया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, शाम के टाइम गाड़ियाँ नहीं निकल पाती, कम से कम पौन घंटा जाम लगता है। उसके बाद आप देखो कितना पानी भरा हो, गंदी नाली का सारा कचरा बाहर आता है। और करीब 1 महीना हो गया। चलो ये लग रहा था कि ठीक है पानी 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, 1 हफ्ता हो गया, 20 दिन हो गए, महीना हो गया। लेकिन सर जो आम जनता परेशान हो रही है ना, वो पानी कस्टमर, आप देखिए कस्टमर कोई भी अंदर बाहर जा रहा है आ रहा है, बड़ा दिक्कत आ रही है। और 4-5 दुकानें आगे हैं जो कि हमारा काम तो फिर भी हम कर लेंगे, जिनके पास काम नहीं है दिन भर कैसे तो उनके पास कस्टमर आते हैं, उनकी दुकान में इतना पानी भरा हुआ है। आप एक बार आगे जाके देखिए कि वो उनका दिन का खर्चा कैसे निकालते होंगे।
तो दुनिया सब मजे ले रही है, अपना दूसरों का वो नहीं देख रही है। बिल्कुल बाजार में बिल्कुल बाजार में सर, बिल्कुल बीच ही बीच। चलो ठीक था कि साइड में नहीं हो पा रहा था, बीच में कर दिया, लेकिन महीना भर से ऊपर हो गया। आप ये देखिए पानी कितना वेस्ट हो रहा है, जो 1 महीने से कंटिन्यू चल रहा है। कहना क्या है, 30 मार्च को शुरू हुई थी, आज 4 मई हो गया, कोई ध्यान ही नहीं है। 2 बार इसकी, एक बार बोरिंग हुआ है, फिर इसकी खुदाई भी हुई है दोबारा, 2 बार मशीन लग चुकी है। पूरा सारी नालियाँ मलबों से भरी पड़ी है, पूरा बाज़ार, और इन्हें सड़क के बीचों बीच बोरिंग कर दिया। उसकी कोई ट्रैफिक जाम हो जाता है हर 10 मिनट में, आने जाने वालों को सबको परेशानी हो रही है। नीमराना, शाहजहांपुर और बहरोड क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 43 बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया है। इनमें शाहजहांपुर के 26, बहरोड के 7 और नीमराना के 5 बांग्लादेशी शामिल हैं। बहरोड में नेशनल हाईवे पर ट्रक यूनियन और आरटीओ कार्यालय के पास अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया। ये लोग लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। इनसे पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। कोटपुतली बहरोड एसपी राजन दुष्यंत ने जिले में अवैध रूप से रह रहे बाहरी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें विस्थापित करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद बहरोड कोतवाली थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। क्षेत्र के कांकर दोपा फ्लाईओवर के पास पूर्व में भी बड़ी संख्या में कोतवाली पुलिस ने बांग्लादेशियों को पकड़ा था। इनके पास पुलिस को स्थानीय पते के आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य कागजात मिले थे। श्री महावर वैश्य सेवा समिति की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। यह चुनाव शिवाजी पार्क एवं कर्मचारी कॉलोनी, वीर सावरकर नगर कार्यकारिणी के लिए करवाए गए हैं। इसमें प्रेम प्रकाश गुप्ता अध्यक्ष, सुरेश कुमार गुप्ता मंत्री और सुरेश चंद गुप्ता कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। लाइफलाइन फाउंडेशन द्वारा संस्थापक इंजीनियर अयूब खान के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया गया। साथ ही मित्रगण मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान 43 युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं मुख्य अतिथि वैशाली नगर थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने खुद भी रक्तदान कर युवाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम में इम्तियाज हुसैन, कृष्णा, जाफर पुंगलोत, रवि प्रजापत, वसीम, संदीप और राहुल शाह आदि मौजूद रहे। आज लाइफलाइन फाउंडेशन द्वारा संस्थापक इंजीनियर अयूब खान के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर एवं मित्रगण मिलन समारोह रखा, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 43 युवाओं ने रक्तदान दिया। और इन मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रक्तदान के प्रति जागरूक करना था। और मुख्य अतिथि वैशाली नगर थाना प्रभारी श्री गुरुदत्त सैनी जी ने खुद रक्तदान कर युवाओं को लगातार रक्तदान करने के लिए बहुत सारे फायदे बताए। कार्यक्रम में इम्तियाज हुसैन, कृष्णा अलवर, जाफर पुंगलोत, रवि प्रजापत, वसीम सिंगल, संदीप सहजपुर, राहुल शाह आदि। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है।
सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामगढ़ थाना अंतर्गत अलावड़ा में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में मृतक विवाहिता जयसिंहपुर निवासी मृतका सायदा के पिता मन्नू खान ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। मृतका के पिता के अनुसार 4 साल पहले उसकी पुत्री की शादी अलावड़ा के अति मोहम्मद के साथ हुई थी। इनके हिस्से की जमीन और मकान को जबरन हड़पने की नीयत से ससुराल पक्ष के कुछ परिजनों ने हत्या कर डाली। रिपोर्ट के अनुसार उनका दामाद दिमागी रूप से कमजोर है। उधर पुलिस ने शनिवार देर रात हत्या का मामला दर्ज करने के साथ ही शव का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जैतून खा निवासी जयसिंहपुरा इन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि इनकी बच्ची जो है उसकी शादी 4 साल पहले अलावड़ा में हुई थी। पति है वो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, तो इसी का फ़ायदा उठाकर ज़मीन को हड़पने के लिए चाचा और ताऊ ससुर जो है उन्होंने इनकी पुत्री को मार दिया। ये इनका कहना है कि कल अपनी पुत्री और दामाद को लेकर अपने साथ गए थे और उसके पश्चात खबर दे गए उसको पड़ी पाई मैं अपना कोठा। कौन सा गाँव? जयसिंहपुर। कितने दिन हो गए शादी को? 4 साल। 4 साल से जमीन को पड़ी चोरी भी लेकर हो रहा है, जमीन लेकर हो गया। ये जमीन में क्या कहता हूँ, जमीन को मारे चोरी सुल्तानी जाती है। आपको क्या सूचना मिली? बोलो सूचना मिली रात 11 बजे फ़ोन करो अति मोहम्मद ने, मगर तू आ जा छोरी बीमार क्या रिपोर्ट दर्ज कराई है आपने? समझ करो करके छोरी को कहाँ करो सांझ में लड़ाई करी है, छोरी दिखाई लड़ाई करी जाल के घर वाले ने कर रहे और जमीन चर कहा है जमीन करो। कला महाविद्यालय के विद्यार्थी सौरभ मीणा ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित नेट जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण की है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और पीएचडी करने के लिए कनिष्ठ शोध वृत्ति की पात्रता प्राप्त कर ली है। वे लोक प्रशासन पीजी उत्तरार्ध के छात्र हैं। साथ ही करौली जिले के ग्राम नांगल मॉडल के निवासी हैं। इनके पिता मुकेश मीणा कृषि कार्य करते हैं और माता सुरेशी देवी गृहिणी हैं। सौरभ मीणा ने अपनी इस सफलता का श्रेय एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर महेश गोठवाल को दिया है। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम नांगल टोडियार में श्रीमद् भागवत कथा आयोजित हो रही है। यहां रविवार को विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद कलश यात्रा निकाली गई। 12 भटकुल स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शिवदास महाराज के स्थान से यह कलश यात्रा शुरू हुई। आचार्य नवीन शास्त्री ने विधिवत गणेश पूजन के साथ ही इसका शुभारंभ करवाया। वहीं कथावाचक पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने श्री शुकदेव मुनि का पूजन किया, जबकि श्रद्धालु भगवान साई यादव ने अपने सिर पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को धारण किया। यह कथा 12 मई तक चलेगी। स्टेट हाईवे 44 के मुंडिया बस स्टैंड स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के समीप वाटर कूलर लगाया गया है। इस मौके पर हनुमान जी के मंदिर में पूजन और प्रसाद वितरण भी किया गया। समाज सेवी सिंबू सिंह राजपूत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार के लोगों ने यह वाटर कूलर लगाया है। इससे राहगीरों और मंदिर में आने वाले भक्तों को ठंडा पेयजल मिल सकेगा। नेपाल सिंह राजपूत, लाखन सिंह और सुखबीर सिंह ने वाटर कूलर लगवाने में सहयोग दिया है। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हितेश कुमार ने बताया कि मालाखेड़ा से आगे एक निजी होटल पर जुआ खेला जा रहा था। यहां 10 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 23,900 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा ताश के पत्ते भी जब्त किए गए हैं। अलवर में पत्रकारों का एक मिलन समारोह आयोजित किया गया। विश्व पत्रकारिता दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान वर्षों से सेवा दे रहे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अनेक पत्रकारों का अभिनंदन भी हुआ। साथ ही धर्मेंद्र अदरखा, अवधेश सिंह,
सुभाष तिवारी, अनिल कुमार, स्वदेश कपिल और समर गुप्ता आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। उधर जार के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आने वाले समय में पत्रकारों का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराया जाना प्रस्तावित है। साथ ही किसी पत्रकार की बहन या बेटी की शादी की स्थिति में सामूहिक रूप से निर्णय लेकर सहयोग किया जाएगा। नीट परीक्षा का आयोजन रविवार को अनेक केंद्रों पर हुआ। अकबरपुर स्थित केंद्र पर भी अनेक स्थानों से अभ्यर्थी पहुंचे। वहीं परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था रही। उधर यहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए अकबरपुर सदर थाने और पुलिस लाइन से पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गहनता से चेकिंग के बाद ही परीक्षा केंद्र पर एंट्री दी गई। साथ ही केंद्र पर इंटरनेट भी बंद रहा। स्थानीय निवासी पुनीत प्रजापत के अनुसार पहले परीक्षा रद्द हो चुकी है, ऐसे में पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में नीट का पेपर है आज पूरे देश भर में, और ये पूरे देश भर में मेडिकल लाइन के एग्जामिनेशन है जिसमें पूरे देश भर में एम्स और ऐसे मतलब कई जो मेडिकल कॉलेज वगैरह में एडमिशन होता है, तो इसके थ्रू पूरे देश भर में इसके मेरिट के आधार पर एडमिशन होते हैं। और यहाँ पर भी स्कूल में भी अच्छी व्यवस्था है, कई थानों की पुलिस है, पुख्ता इंतजाम सुरक्षा वगैरह के। और अच्छा, पिछली साल जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें पेपर लीक हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा कोई मामला नहीं है। राजस्थान सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, इस सरकार में अभी तक तो मतलब ऐसा कोई पेपर लीक देखने को नहीं मिला है। अभी तक तो मतलब जितने एग्ज़ाम देखे हैं सरकार के कुछ सालों में, 1-2 सालों में, तो अभी तक तो ऐसा पेपर लीक नहीं है। जब पिछली सरकारों में दिखता था, अभी तक तो नहीं है। अकबरपुर क्षेत्र में रात्रि में हुई बरसात के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। उधर जगह जगह रास्ते में पानी भरने की वजह से निकलने में परेशानी हो रही है। यहाँ मुख्य मार्ग में पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है। वहीं सिलीसेट तिराहे पर गड्ढे होने की वजह से पानी भर जाता है। उमरैन क्षेत्र में सफेद फूलों की खेती कर किसान समृद्ध हो रहे हैं। यहाँ के कई गांवों में गेंदे और गुलाब के फूलों के साथ ही अब सफेद फूलों की खेती भी किसानों ने शुरू कर दी। इसके लिए क्षेत्र की मिट्टी भी काफी उपजाऊ बताई जाती है। सफेद रंग के फूलों की डिमांड शादी, विवाह और अन्य उत्सवों के लिए बनी रहती है। इंडस कंपनी की बिजली वैरायटी होती है, ये सफेद में आती है। तो ये का मतलब ये सीजन वाइज बिकते हैं? हाँ, ये सीजनल होती है, ये सीजन में ही चलती है, पहले नहीं चलती है। तो अपनी मिट्टी इनके लिए है? हाँ, मिट्टी बहुत उपयुक्त है इसके लिए और बहुत शानदार वैरायटी आती है इसमें। तो कितने किसानों ने अपनी खेती करा? किसानों ने हमारे यहाँ से कम 150 किसान जुड़े हुए हैं इस खेती से। अब सब्जी की और कम रुझान करके फूलों की तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है इनों का। रामगढ़ कस्बे के बदरपुर रोड स्थित बाबा श्याम के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ हुआ। जन कल्याण समिति के सदस्य मदन मुखीजा और जवाहर तनेजा ने बताया कि 5 दिवसीय कार्यक्रम में 6 मई को मोटरसाइकिल रैली और 7 तारीख को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 8 मई को जागरण और 9 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। वहीं इस दौरान समिति और श्याम सखा मंडल के सदस्य दिनेश शर्मा, महेंद्र गोपालिया, गौरव सोनी, सत्यम गोयल, रवि सतीजा, अमित गर्ग, रोशन सैनी और पंडित नवीन शर्मा आदि मौजूद रहे। श्याम मंदिर रामगढ़ में बाबा की प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वह आज दिनांक 4/5/2005 से काम्य वन शोध संस्थान कामा से पधारे हुए श्री शास्त्री जगदीश शरण जी एवं श्री आचार्य दीपक जी शास्त्री जी के सानिध्य में आज विधि विधान से संपन्न शुरू प्रारंभ हो गया है, जो दिनांक 9/5/2005 तक निरंतर जारी रहेगा। किशनगढ़ पास के झिरंडिया गांव में खेतों में अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सरपंच प्रतिनिधि अशोक कुमार ने बताया कि सुबह एक व्यक्ति ने फोन कर इसकी सूचना दी थी। इसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। साथ ही एएसपी रतनलाल भार्गव और एसएचओ जितेंद्र सिंह शेखावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। वहीं हत्या के बाद शव जलाकर सबूत मिटाने की आशंका है और पुलिस द्वारा जांच जारी है। ग्राम झिरंडिया से मेरे पास सुबह फोन आया 7:30 बजे, यहाँ पे कोई लाश पड़ी हुई है। मैं मौके पे गया, मैंने जाके देखा तो एक 30 से 35 साल का लड़का जो पटा रखा था, मुँह पे तेजाब डाल रखा था, गुप्तांगों में तेजाब डाल रखा था, सीधे हाथ को काट रखा था और गले में रस्सी बांध रखी जैसे फांसी लगा था। उसके बाद मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को सूचना की किशनगढ़, तो पुलिस डिपार्टमेंट आया था और डिप्टी साहब भी आए थे, मेडिकल टीम भी आई थी। उन्होंने पूरी जानकारी ली लेकिन कोई शिनाख्त नहीं हो पाई।
तिजारा नगर परिषद क्षेत्र में विचरण कर रहे निराश्रित गौवंशों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जा रहा है। उपखंड अधिकारी संजीव कुमार सहित राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष देशपाल यादव, उपाध्यक्ष यशपाल आचार्य एवं पदाधिकारियों ने रात्रि में 42 गौवंशों को सुरक्षित मौनी बाबा गौशाला भिजवाया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि पालतू गौवंशों को खुले में न छोड़ें। उधर समिति के जिलाध्यक्ष देशपाल यादव के अनुसार यह अभियान 9 मई तक चलाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति टिटपुरी द्वारा बिस्ली रोड पर नवनिर्मित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि सांसद संजना जाटव ने फीता काटकर विधिवत रूप से बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया। समिति के अध्यक्ष मान सिंह बौद्ध ने बताया कि कार्यक्रम में कठुमर नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, पूर्व चेयरमैन गोपाल सिंह नरूका, पूर्व सरपंच प्रकाश कांकरोली और गिरीश जौहरी विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर सांसद संजना जाटव सहित अन्य वक्ताओं ने विचार रखे। वहीं सांसद कोटे से सामुदायिक भवन बनाने का ऐलान भी किया गया, जबकि मंच संचालन कवि सदाराम ने किया। आप स्कूल क्यों नहीं जाते? कुछ बीमारी हो जाती है, वो तो बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, आप सोच के देखो, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या चीज नहीं है हमारे पास? सब कुछ है। बस उन्होंने जिंदगी में संघर्ष किया है, समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। जैसे कहा है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो हम सबको संगठित रहना है और संघर्ष तो करना ही है। मैं भी हूँ, मेरे यहाँ पे मंच पे विराजमान है सभी, इन्होंने भी संघर्ष किया तब मंच पे बैठे हैं। हम सब इसलिए मंच पे बैठे होंगे कि संघर्ष करते हुए हम आपके बीच में मंच पे बैठ सकते हैं। पर ये हक और अधिकार की लड़ाई हमारे बाबा साहब ने हमको जो संविधान ने दिया, उनकी सबसे बड़ी ताकत है वो संविधान की ताकत होती है। अलवर के परशुराम सर्किल पर अखेपुरा के निवासियों ने पानी की समस्या को लेकर जाम लगा दिया। देर तक इंतजार के बाद भी यहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर जेईएन हरिओम जाट को बुलाया। साथ ही अरावली विहार थाना पुलिस भी पहुंची। इस दौरान 10 मई तक बोरिंग लगाने और तब तक टैंकरों से व्यवस्था का आश्वासन दिया गया। मिश्रा के अनुसार समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 11 तारीख को यहां धरना प्रदर्शन और रोड जाम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग 1.5 साल हो चुका। ये लोग रोज नए नए भाषणबाजी करते हैं, नई नई अफवाहें फैलाते हैं। कभी कहते हैं हमने 45 बोर सैंक्शन कर दिए, कभी कहते हैं हमने 50 बोर सैंक्शन कर दिए। अभी कल परसों के अखबार में थी कि हमने 25 बोर सैंक्शन कर दिए। और ये आखेपुरा के हमारे माताएं बहनें सारी परेशान हैं। बहन जी सुनेंगे, आखेपुरा की सारी माताएं बहनें परेशान हैं। किन्नरवाड़ी गढ़ी में आखेपुरा में पानी नहीं आ रहा। अभी हमने मौके पे इनको एजेंट साहब को, एक्शन साहब को बुलाया है। इन्होंने हमसे वादा किया है कि वे 5 दिन में इनकी बोरिंग गहरी कर देंगे और गहरी करके और कल सुबह से इनके यहाँ पानी की सप्लाई टैंकर से सप्लाई चालू कर देंगे। और उसके बाद बोरिंग चालू होती है। जिनके कनेक्शन नहीं है उनको कनेक्शन कर देंगे, जो अवैध कनेक्शन है उनको ये काटेंगे। अगर इन्होंने 5 दिन में सारी कार्रवाई नहीं करी तो फिर कांग्रेस पार्टी पूरी अखेपुरा के लोगों के साथ है। 11 तारीख को हम खुद यहाँ आके जाम लगाएंगे और ये सब लोग हमारे साथ रहेंगे। ये मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अल्टीमेटम दे रहा हूँ, प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहा हूँ, या तो इनको पानी की पूर्ति कर दे, नहीं तो फिर जो जाम यहाँ लगेगा उसमें कोई कानून व्यवस्था खराब होगी, उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। दूसरी जगह लग रही है, इनके गहरी करना सैंक्शन है, वो लगा देंगे 5 दिन लगाएंगे। तो कब तक पानी हो जाएगा, कब तक लगा देंगे आप? जैसे उसे पानी होगा तो व्यवस्था कर देंगे। अभी टैंकर शुरू करें। कब कितने टैंकर शुरू करेंगे, कौन कौन सी? पर आदमी के हिसाब से जरूरत है उसके हिसाब से कर देंगे टैंकर। कल से टैंकर चालू हो जाएगा। टैंकर की तो बोली है, टैंकर का तो मना ही नहीं किया। इन लोगों ने जो जाम लगाया है ना, ये जानबूझ के लगाया। मैंने इनको कहा था कि सैंक्शन है, दिखा भी दिया था और मशीन फ्री होने के बाद ही आएगी। अलवर शहर के निजी होटल में 9 सैनिकों की मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान 80 साल से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। अध्यक्ष रमेश सैनी ने आयोजन की जानकारी दी। आज हम पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति जिला अलवर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं जिन्होंने 80 साल या इससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है, उनको भारतीय नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा भेजे गए क्रस्ट एवं शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ में 2 हमारे, एक लेफ्टिनेंट कमांडर माता दीन वर्मा और दूसरे लेफ्टिनेंट कमांडर दौलत सिंह वर्मा,
उन्होंने 80 से ऊपर आयु पार कर ली है, इस वजह से उन्हें सम्मानित किया गया है। बाकी पूर्व सैनिकों के लिए और नौसैनिकों की बच्चों विधवाओं के लिए जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं और छात्रवृत्ति, उनकी जानकारी दी गई। आगामी वार्षिक उत्सव मनाने के बारे में भी रूपरेखा बनाई गई है। अलवर के जाट छात्रावास के नए अध्यक्ष सोहेलाल होंगे। जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया, साथ ही बधाइयां दी। अध्यक्ष ने कहा कि छात्रावास विकास के साथ ही समाज के मुद्दों को उठाया जाएगा। जाट छात्रावास के अंदर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सोहेलाल चौधरी ने शपथ ग्रहण समारोह की। इसी शुभ अवसर पर भाई शैलेंद्र प्रोफेसर तेजस्वी लगाते हैं अपने आगे नाम है, उनका बड़ा भाई भी प्रिंसिपल है, भाभी भी टीचर्स है, पूरा परिवार एजुकेशन में। और आज बहुत खुशी का है कि राजस्थान में हमारा भाई शैलेंद्र हो पाया, पूरे समाज ने आज उनका सम्मान किया है। मैं शैलेंद्र के परिवार को, शैलेंद्र को धन्यवाद देता हूँ, अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ, सोहेलाल जी को और पूरी कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा आयोजन आज छात्रावास में किया। इनको मैं कहता हूँ बच्चों की शिक्षा पूरा ध्यान दे और समाज को आगे बढ़ाने में सोहेलाल जी की पूरी कार्यकारिणी ऐसे होनहार बच्चों का शिक्षा के प्रति जागरूक रहे और शिक्षा में समाज को आगे बढ़ाए। आज जो हमें समाज ने जो चार्ज दिया है, मैं उस पर सदैव खरा उतरूंगा और समाज का सम्मान करूंगा। क्या क्या भूमिका रहेंगी आगे आने वाले? हम आगे आने वाले समय में समाज पे शिक्षा पे और जो सामूहिक विवाह हैं, काफी मुद्दों पे हम आगे चर्चा करेंगे। नौगांवा नगर पालिका में भगवान परशुराम जन्मोत्सव एवं समापन समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। श्री आदि गौड़ ब्राह्मण समाज ने बस स्टैंड स्थित सनातन भवन में यह कार्यक्रम किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रामचंद्र शांडिल्य, रूपचंद अत्री, प्रेमचंद अग्निहोत्री एवं पंडित चिरंजीलाल रहे। परशुराम सेवा समिति से जुड़े मांगेलाल तिवाड़ी के अनुसार हवन के बाद भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसके अलावा मोनार्ड ब्लड सेंटर अलवर के सहयोग से लगे शिविर में 55 रक्त वीरों द्वारा रक्तदान किया गया। केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा संपर्क संवाद यात्रा कार्यक्रम जारी है। इसी क्रम में वे बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव उटोली पहुंचे। यहां आम जन की परिवेदनाओं को सुनकर तत्काल निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही अनेक अधिकारियों की मौजूदगी रही। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अलवर जेल में कैदी ने प्राइवेट पार्ट काट खुदकुशी का किया प्रयास। हत्या के मामले में बंद है राजगढ़ क्षेत्र निवासी कैदी। जल संकट से उपजा जन आक्रोश, नेताओं और अफसरों का चढ़ा रहा पारा। मंत्री को समस्या बताने गए युवक का मोबाइल छीनने की कोशिश को नेता प्रतिपक्ष ने बताया निंदनीय। वहीं विभागीय अधिकारी भी हुए संवेदनहीन। जलदाय मंत्री ने कहा कि 1.5 साल से सुधार रहे पिछली सरकार की गलतियां। अलवर दौरा कर ली समीक्षा बैठक। और सरकारी अध्यापिका के घर हुई करीब 20 लाख की चोरी। अलकापुरी में सामने आई घटना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।